स्टूडेंट, वेलकम टू सक्सेस साइन। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने पहले क्या ख़त्म किया, हमने अंडर वेट ख़त्म किया, ओवर वेट ख़त्म किया, फिर हम लोगों ने अंडर वेट ख़त्म किया। तो जो हम लोगों ने ओवर वेट पढ़ रहे थे हम लोग, तो उसमें क्या था कि अगर 20% से मतलब 20% तक ज़्यादा है, जो सामान्य भार होता है उससे कितना परसेंट, 20% ज़्यादा हो, कितना 20% ज़्यादा हो, तो वो व्यक्ति क्या कहलाता है, ओवरवेट कहलाता है। लेकिन अगर 20% से ज़्यादा हो रहा है, तो मतलब 30% हो रहा है, 40% जो सामान्य भार जितना होना चाहिए उससे इतना ज़्यादा हो रहा है, तो वो व्यक्ति क्या कहलाएगा, वो स्थूलता के अंतर्गत आएगा, ओबेसिटी के अंतर्गत आता है। और उसके बाद हम लोगों ने अंडर वेट के अंदर क्या पढ़ा था कि जब किसी का BMI 18.5 से कितना 18.5 से कम होता है, तो वो व्यक्ति क्या कहलाएगा, वो व्यक्ति अंडर वेट के अंतर्गत आएगा। और उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा था, कितना परसेंट अंडर वेट में, अगर आदर्श वजन से कितना 10% कम हो, कितना 10% कम हो, तो वो लो वेट के अंतर्गत आता है, वो व्यक्ति लो वेट के अंतर्गत आता है। और अगर यहीं पर कितना 20% से कम हो, तो उसे क्या कहेंगे, दुबला कहेंगे, दुबला कहेंगे। उसके बाद हम लोगों ने ईटिंग डिसऑर्डर पढ़ा था। ईटिंग डिसऑर्डर क्या है, ये ईटिंग डिसऑर्डर में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि ईटिंग डिसऑर्डर क्या है, ये किशोरावस्था में देखने को मिलता है। किसमें, किशोरावस्था में ये देखने को मिलता है। इसमें उम्र क्या थी, इसमें उम्र थी कब, 15 से 25 के एज में अगर व्यक्ति जो है वो सही से मतलब अगर व्यक्ति इसमें 15 से 25 में देखने को मिलता है, ये किशोरावस्था में लड़कियों में ज़्यादा देखने को मिलता है। इसमें हम लोगों ने 2 पढ़ा था, 2 क्या, एक क्या था, एनोरेक्सिया पढ़ा था, क्या, एनोरेक्सिया नर्वोसा, और दूसरा क्या पढ़ा था, दूसरा क्या था, दूसरा था बुलिमिया, दूसरा क्या था, बुलिमिया, दूसरा बुलिमिया था। तो पहला हम लोगों ने क्या देखा था, एनोरेक्सिया देखा था, दूसरा क्या देखा, बुलिमिया, बुलिमिया। एनोरेक्सिया क्या होता है कि एनोरेक्सिया क्या होता है कि इसमें लड़कियां क्या करती हैं कि तो एनोरेक्सिया नर्वोसा में क्या होता है, एनोरेक्सिया में लड़कियां इसमें अपनी भूख को मारती हैं। उसमें क्या होता है कि लड़कियां जो है वो अपने आप को दुबला दिखाने के चक्कर में वो डाइट करती हैं, वो खाना नहीं खाना चाहती हैं, और वो सोचती हैं कि हम बहुत ज़्यादा दुबले हो जाएं, दुबले होंगे तो हम अच्छे लगेंगे। तो ये क्या हो गया, ये एनोरेक्सिया नर्वोसा हो गया। और यहाँ पर ये बुलिमिया दिया है। बुलिमिया क्या होता है, बुलिमिया जो होता है इसमें लड़कियाँ क्या होती हैं, मतलब इसमें लड़कियाँ खाना मतलब उनको मतलब कहा जाता है, परिवार में जो सदस्य होते हैं कहते हैं कि नहीं खाना खा लो, तो वो सबको दिखाने की वजह से या सबकी बात मानने की वजह से वो खाना तो खा लेती हैं, लेकिन फिर क्या करती हैं, वोमिट कर देती हैं। तो ये क्या हो गया, एनोरेक्सिया हो गया, फिर बुलिमिया नर्वोसा हो गया। अब हम लोग क्या पढ़े थे, विंज डाइट डिसऑर्डर। विंज डाइट डिसऑर्डर में हम लोगों ने एक एग्जाम्पल भी देखा था। विंज डाइट डिसऑर्डर क्या होता है कि इसमें वो अपने भूख को बहुत मतलब अपनी भूख को बर्दाश्त नहीं कर पाती हैं और बहुत ज़्यादा खाती हैं। अगर उनको स्ट्रेस होता है तो भी सोचती है कि अगर हमको स्ट्रेस हो रहा है तो हम खाए जाए। तो ये सब चीज़ें हम लोगों ने कल वाली क्लास में देखी है, ये सब चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी थी। आज हम लोग क्या देखेंगे कि आहार नियोजन के बारे में देखेंगे। आहार नियोजन क्या होता है कि आहार नियोजन से अगर हम लोग कहें कि अरे उसको बहुत सोच समझ के आहार दिया करो, तो नॉर्मल सब लोग ऐसा समझते हैं कि अगर लग रहा है वो बीमार है। तो आहार नियोजन से ये तात्पर्य नहीं, पहले ये सब चीज़ें थी कि व्यक्ति को बहुत सोच समझ के चीज़ें, अगर आज जो है तब भी धीरे धीरे सब जागरूक हो रहे हैं, ये कहते हैं कि सोच समझ के खाना खाया करो, क्योंकि बीमारियाँ इतनी ज़्यादा हो रही हैं। हम लोगों ने इतने रोग पढ़े, हृदय रोग पढ़ा, मधुमेह पढ़ा, किडनी से संबंधित देखा, लिवर सिरोसिस देखा, काफ़ी चीज़ें हम लोगों ने देखी। और सब चीज़ें, कुछ चीज़ ज़्यादातर चीज़ें क्या है वह कैलोरी की मात्रा बहुत ज़्यादा होने की वजह से हो रही थी। और हमने क्या देखा, ये आहार नियोजन क्या होता है, मतलब फूड प्लानिंग, ये क्या होता है, ये सिर्फ किसके लिए, ये सिर्फ जो है ये रोगी व्यक्ति के लिए नहीं किया जाता है। ये आहार नियोजन हर घर में होना चाहिए, हर व्यक्ति के अंदर, मतलब जहाँ पर खाना बन रहा है, जहाँ की मतलब पहले प्लानिंग होनी चाहिए। हम भोजन को किस तरीके से बनाएं जिससे उसकी पौष्टिकता नष्ट ना हो, हम भोजन को किस तरीके से बनाएं कि जिससे वो कम समय में बन जाए, हम भोजन को किस तरीके से बनाएं
कि जिससे वो उसमें कम समय कम श्रम और कम समय कम श्रम और कम धन में उसका क्या हो, जो हमारे तीनों व्यवस्थापन होते हैं वो उनमें वो क्या हो कि उसमें भोजन बन के तैयार हो जाए। और भोजन ऐसा बने कि वो सबकी मतलब हर कोई ज़रूरी नहीं है कि जो आहार इस टाइम हमें ज़रूरी है वो आहार वो सामने वाले को भी ज़रूरी हो, वो आहार आपको ज़रूरी हो। जितनी कैलोरी मुझे चाहिए उतनी कैलोरी आपको चाहिए, उतनी कैलोरी सामने वाले को, मतलब सबके कार्य अलग हैं। कोई ज़्यादा मानसिक वर्क करता है, कोई ज़्यादा शारीरिक श्रम कर रहा है और कोई जो है वो बैठा है। किसी के अंदर अगर कुछ दिक्कत है तो उसका आहार नियोजन अलग तरीके से होगा। कोई बच्चा है, मतलब अपनी आय के अनुसार, अपने लिंग के अनुसार, अपने कार्य के अनुसार क्या होना चाहिए कि आहार नियोजन होना चाहिए कि जिससे कोई दिक्कत ना आए, कोई परेशानी ना आए, उसको कोई बीमारी ना हो। जितनी उसको कैलोरी चाहिए वो कैलोरी मिले, जितनी उसको प्रोटीन चाहिए प्रोटीन मिले। किशोरावस्था में अलग प्रोटीन की आवश्यकता होती है, शैशवावस्था में अलग होती है, बाल्यावस्था में अलग होती है, वृद्धावस्था में अलग होती है। मतलब हर एज में आप देखिए अलग होती है। जो पुरुष जो है वो कार्य कर रहे हैं, कोई व्यक्ति क्या है कि वो क्या कर रहा है, वो शारीरिक श्रम ज़्यादा कर रहा है। कोई जो मजदूर हैं, जितनी कैलोरी उनको चाहिए उतना एक व्यक्ति जो बैठ के ऑफिस में काम कर रहे हैं, कंप्यूटर का काम कर रहे हैं, उनको नहीं चाहिए होता है। तो ये सब चीज़ें क्या हैं, आहार नियोजन मतलब एक तरीके से प्लानिंग करना कि हर व्यक्ति को किस तरीके का आहार देना चाहिए। और आहार नियोजन क्या है, ये एक मनोवैज्ञानिक और कला दोनों है। अब हम इसको समझते हैं कि आहार नियोजन मनोवैज्ञानिक और कला दोनों कैसे है। ये मनोविज्ञान और कला दोनों है। ये कैसे है, ये विज्ञान और कला दोनों है। ये कैसे है, विज्ञान कैसे है, आहार नियोजन ये विज्ञान इस तरीके से है कि अगर आप देखिए कि ये मतलब अगर आपके अंदर ज्ञान नहीं है, अगर किसी व्यक्ति को कि भोजन बनाने का तौर तरीका मतलब उसको ज्ञान ही नहीं है कि किस तरीके से हम भोजन बनाएं कि उसकी पौष्टिकता जो है वो बची रहे। और हम क्या कर रहे हैं, जैसा कि हम लोगों ने विटामिन बी में पढ़ा है कि बहुत छोटे छोटे टुकड़े काटने से उसके विटामिन बी नष्ट हो जाते हैं, कितने प्रोटीन उसमें वो नष्ट हो जाते हैं। और हमने क्या देखा, चावल ज़्यादा धुलने से बहुत रगड़ रगड़ के धुल दे रहे हैं, उसके पोषक तत्व नष्ट हो जा रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, आलू छीलने के बाद काटने के बाद उसको खूब रगड़ रगड़ के धुल दे रहे हैं, सारे उसके तत्व नष्ट हो जा रहे हैं। हम जो साग वगैरह बनाते हैं देखिए उसको इतना भून दे रहे हैं कि सारी पौष्टिकता उसको एकदम जला दे रहे हैं। खूब भूनने के चक्कर में उसके जितना उसमें जो तत्व निकलते हैं सारे मर जाएं। खूब देर पकाएं, क्योंकि हम जितना देर पकाते हैं भोजन को उसकी पौष्टिकता जो है उतनी ही नष्ट होती जाती है। तो भोजन का जो है वो ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है कि हम किस तरीके से भोजन को बना रहे हैं जिससे उसकी पौष्टिकता जो है वो बनी रहे। भोजन को क्या कर रहे हैं कि हम अगर जैसे अब ज्ञान की ही बात है तो अगर आप देखिए कि ये ज्ञान होना चाहिए ना कि हम किस तरीके से भोजन बना रहे हैं, ये भी ज्ञान होना चाहिए हम किसके साथ क्या खाएं। अब ये देखिए कि कितने लोग क्या करते हैं कि दूध के साथ नमक जो है नहीं खाना चाहिए। तो अगर आप दूध वाली चीज़ें ले रहे हैं तो आप नमक जो है वो नहीं खा सकते हैं। उससे क्या है, हजार दिक्कतें, कई सारी दिक्कतें आती हैं, बहुत सारी परेशानियाँ आती हैं। और क्या है कि दही में जो है नमक डालकर नहीं खाना चाहिए। तो ये सब क्या है, ये सब ज्ञान की तो बातें हैं। और जिसको ज्ञान नहीं होगा वो मतलब अपने भोजन को बनाएगा कैसे। तो भोजन आहार नियोजन करने के लिए क्या है कि मतलब ज्ञान का होना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए ज्ञान होना चाहिए। ये एक कला भी होती है। अब ये कला कैसे है, जैसे कि अगर आपके अंदर कला है तो आप वही चीज़ कम समय में आप कम समय में आप ज़्यादा खाना बना लेंगे। कोई क्या कर रहा है, जैसे ये कला ही तो है कि जिसको अभी देखिए आप देखिए कि कोई 10 साल से भोजन बना रहा है और कोई सिर्फ 2 साल से भोजन बना रहा है या अभी स्टार्ट किया है 2-4 महीने से, 10 महीने से, इस तरीके से। आप उसके में अंतर देखेंगे। जो 10 साल से इसी में काम करता आ रहा है आप उसके कार्यशैली में देखेंगे, दोनों के कार्य करने का तरीका अलग अलग होगा। क्यों, वो व्यक्ति क्या करेगा कि पहले सारी चीज़ें तैयार कर लेगा, फिर इकट्ठे खड़ा होकर या तो वो आलू काट दिया, उसको अपना छौंक दिया और उसके बाद क्या है और अदर काम करता रहा। तो वो क्या है कि वो कार्य को इस तरीके से कर रहा है कि कम समय में वो बना ले जा रहा है। और जिसको कार्य करने का तरीका ही नहीं पता है
कि हम कैसे बनाएं, तो वो क्या करेगा कि आलू छील लेगा, फिर सब जो भी और भी चीज़ें हैं वो सारे कार्य सब इकट्ठा कर लेगा, उसके बाद क्या है वो बनाने जाएगा। और जिसको कार्य करना है वो आलू छील के उसके बाद क्या किया, उसको छौंक दिया, और भी मसाले वगैरह जब तक वो आलू पक रहा है तब तक क्या किया, मसाले वगैरह को काट कर ग्राइंड करके उसमें डाल दिया। तो मतलब कार्य करने का अपना तरीका होता है। तो ये कला ही तो है कि हम किस तरीके से उस भोजन को बना रहे हैं। अभी देखिए, प्याज का तड़का डालिए और अगर उसको जल्दी लाल करना हो या जल्दी उसको ब्राउन करना हो तो उसमें क्या करेंगे, हल्का सा आप नमक डाल दीजिए। नमक डालने पर वो जल्दी ब्राउन हो जाता है। तो ये क्या है, ये कला ही तो है कि अगर आप उसको इस तरीके से डाल देते हैं तो वो जल्दी ब्राउन हो जाएगा। मतलब भोजन बनाना बहुत आसान नहीं होता है। सबकी नज़र में लगता है कि हाँ ये भोजन बना लिया, ये प्लानिंग कर ली, अरे ठीक है। मतलब खाना बनाने को तो सब लोग आसान समझते हैं, नहीं, ये बहुत ज्ञान वाली चीज़ें हैं, क्योंकि सारी चीज़ें वहीं से तो, एक रसोई से ही तो शुरू होती हैं। सब कुछ वहीं रसोई से शुरू होती हैं। एक सोचिए कि उसी रसोई पर सब कोई निर्भर होता है। एक वृद्ध व्यक्ति जो है, एक बच्चा, एक मतलब जो है कि जो भी औरतें हैं घर की, और भी लड़कियां हैं, लड़के हैं, सब कोई उसी पर निर्भर होता है, क्योंकि उसकी पौष्टिकता वहीं से शुरू होती है। वो जैसा खाएगा उसके कार्य करने का मतलब उसका मानसिक विकास, उसका शारीरिक विकास, उसका मतलब सारी चीज़ें जो है उसी पर तो निर्भर करती हैं। तो हम लोग आहार नियोजन के बारे में हम लोगों ने इतनी चीज़ देखी। आज हम लोग फिर से इसको फिर हम लोग पढ़ रहे हैं। क्या है कि ज़रूरी नहीं कि आहार नियोजन सिर्फ किसके लिए की जाए, सिर्फ बीमारियों के लिए या रोगी के लिए किया जाए। तो आहार नियोजन क्या है, आहार प्रबंधन वह प्रबंधन है आहार प्रबंधन वह प्रबंधन है आहार प्रबंधन वह प्रबंधन है जिसमें खाद्य पदार्थों की मितव्ययितापूर्ण तरीके से खाद्य पदार्थों की मितव्ययिता पूर्ण तरीके जिसमें खाद्य पदार्थों की मितव्ययिता पूर्ण तरीके से प्रयोग में लाते हुए पारिवारिक आहार जो है लाते हुए पारिवारिक आहार से संबंधित लक्ष्यों को प्राप्त किया जाता है। पारिवारिक आहार से संबंधित लक्ष्यों को प्राप्त किया जाता है। तो ये हमने क्या देखा कि आहार प्रबंधन वह प्रबंधन है जिसमें खाद्य पदार्थों को किस तरीके से मितव्ययितापूर्ण तरीके से प्रयोग में लाते हुए जो पारिवारिक आहार से संबंधित लक्ष्यों को प्राप्त किया था कि परिवार में किस तरीके का आहार को देना है, कैसे व्यक्ति परिवार में रहते हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, और क्या कि जो भी कौन व्यक्ति किस तरीके का कार्य कर रहा है, किसको किस तरीके की बीमारी है, उस आधार पर अपने लक्ष्य को प्राप्त किया जाता है। ये क्या कहलाया, आहार प्रबंधन कहलाया। और क्या देखते हैं कि इसको क्या है, नाइटिंगेल लेडी ने बताया था कि सबसे पहले कि फूड के थ्रू कैसे व्यक्ति को या कैसे लोगों को स्वस्थ रखा जाए। ये क्या है, ये आहार प्रबंधन के बारे में है। अर्थात ऐसे खाद्य पदार्थों का समावेश करना, लिखिए अर्थात ऐसे खाद्य पदार्थों का समावेश करना है जिसमें सभी पोषक तत्व, जितने भी पोषक तत्व होते हैं सभी पोषक तत्व शामिल हों, समावेश करना है जिससे सभी पोषक तत्व शामिल
हो, तो जिससे क्या है सभी पोषक तत्व शामिल हो। और क्या है कि मितव्ययितापूर्ण हो, उसमें क्या हो कि हम ऐसा आहार बना रहे हैं कि जो मितव्ययितापूर्ण हो और क्या हो उसमें स्वाद भी हो। ऐसा नहीं कि हम भोजन बना दे रहे हैं उसमें सभी पोषक तत्व तो हैं लेकिन उसमें कोई टेस्ट नहीं है। अगर कोई स्वाद नहीं होगा तो उसमें या तो कोई टेस्ट नहीं होगा, हम इस तरीके से बना रहे हैं तो खाने वाले का इंटरेस्ट नहीं बढ़ेगा, वह खाने के लिए बहुत अच्छा रुचिकर नहीं होगा। तो क्या हो, वह स्वादपूर्ण हो और क्या है स्वादपूर्ण हो। और क्या होना चाहिए, मौसम के अनुरूप होना चाहिए। कैसे, इसको भी समझिए, मौसम के अनुरूप होना चाहिए। अब आप ठंडक में जिस तरीके की चीज़ आप ठंडक में बहुत गर्म चीज़ें खा सकते हैं, लेकिन आप गर्मी में बहुत गर्म चीज़ें खाइए, खूब मसाला खाइए और स्पाइसी खाइए, बहुत ज़्यादा ऑयली खाइए तो क्या है वो नुकसान करेगी। क्योंकि मौसम जिस तरीके का हो, जिस तरीके का मौसम हो उस तरीके से आहार लेना चाहिए। हमने पढ़ा है ना कि मौसम के अनुरूप हम लोगों को सब्जी खानी चाहिए। क्यों? क्योंकि अब इस टाइम आप देखिए, अगर इस टाइम आप मटर खरीद रहे हैं तो आपको धनिया ले रहे हैं तो आपको सब हेल्दी मिल रहा है। लेकिन वही आप बहुत समय बाद लेंगे, जब 2-4 महीने बाद लेंगे तो क्या आप उतना अच्छा मिलेगा आपको? नहीं। जब समय निकल जाता है उसके बाद जब आप लेंगे तो वो उतना स्वस्थ नहीं मिलेगा आपको, उतना सही तरीके का आपको नहीं मिलेगा। जिस टाइम सीजन होता है उस सीजन में आप लेंगे, आपको कम पैसे में और क्या आपको बहुत मतलब उसकी पौष्टिकता सही तरीके से रहती है, आप खा सकते हैं और आपको कम पैसे में भी मिलेंगे। तो ये क्या है कि और क्या हो, मौसम के अनुरूप होना चाहिए। हमारे किस तरीके से होना चाहिए, हमारे कार्य उम्र के अकॉर्डिंग हो, हमारे कार्य उम्र के अनुसार हो। और किसके अनुसार होना चाहिए, जलवायु के अनुसार होना चाहिए। तो मतलब ये कि ये सब चीज़ें क्या हैं कि हम जो आहार नियोजन या आहार प्लानिंग कर रहे हैं ये हमारे मौसम के अनुरूप, हमारे कार्य के अनुसार, लिंग के अनुसार कि वह मतलब एक महिला के लिए हम कर रहे हैं कि पुरुष के लिए कर रहे हैं, किस उम्र में है वो लड़की, अगर लड़की के लिए बना रहे हैं या बच्चे के लिए कर रहे हैं तो किस एज के हैं, उस एज के अकॉर्डिंग क्या करना चाहिए, आहार नियोजन करना चाहिए। ये क्या हो गया आहार नियोजन के बारे में। जैसे कि हम लोगों ने एक चीज़ देखी होगी, क्या हो गया, लैक्टोज इंटॉलरेंस क्या होता है, इसके बारे में हम लोगों ने, ये लैक्टोज इंटॉलरेंस क्या होता है, लैक्टोज इंटॉलरेंस। अब ये क्या होता है, इसमें क्या होता है कि ऐसा व्यक्ति जिसे लैक्टोज सूट नहीं करता है, मतलब अब ये दिक्कतें आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगी। ऐसा क्या होता है कि उसमें जो डेयरी प्रोडक्ट होते हैं वो उसको पचा नहीं पाते हैं, डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं। इसको बोलते हैं लैक्टोज इंटॉलरेंस। कि अगर व्यक्ति जो है वो उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा, जो भी डेयरी प्रोडक्ट होंगे, जैसे कि दूध हो गया, छाछ हो गया, दही हो गया, पनीर हो गई, मतलब वो क्या है वो इन सब चीज़ों को पचा नहीं पाएंगे तो उसको क्या बोलते हैं, लैक्टोज इंटॉलरेंस। तो ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे, उनका आहार अलग करेंगे। अब कोई ज़रूरी नहीं कि हमको, अब देखिए बहुत से व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनको प्याज नहीं सूट करता, जिनको जो प्याज खाते हैं उनको दिक्कत होती है, उससे एलर्जी हो जाती है। कोई व्यक्ति अदरक खाते हैं उनको इससे एलर्जी हो जाती है। कोई व्यक्ति पनीर खाते हैं उनको उससे एलर्जी हो जाती है। मतलब हर व्यक्ति की अपनी अपनी खाने की मतलब जो शारीरिक क्षमताएँ होती हैं वो अलग अलग होती हैं। कोई व्यक्ति बहुत फैट ये ऑयली वगैरह खा के वो डाइजेस्ट कर ले जाते हैं, लेकिन कोई व्यक्ति थोड़ा सा अगर ऑयली खा लिया, स्पाइसी खा लिया तो क्या होते हैं वो डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं। तो ये सबकी जो शारीरिक क्षमताएं होती हैं भोजन के मामले में वो अलग अलग होती हैं। कोई ज़रूरी नहीं है हम जैसा खाना आहार में ले रहे हैं, हम जैसा खाना खा रहे हैं वैसा आप खाएं, वैसा आप खा सकते हैं या वैसा आप डाइजेस्ट कर सकते हैं। तो ये सब ज़रूरी नहीं है। तो ये क्या है, इतना हम लोगों ने देखा, ये क्या है, लैक्टोज इंटॉलरेंस। आहार नियोजन करते समय क्या है, कुछ तीन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। आहार
नियोजन करते समय इन 3 चीज़ों पर ध्यान रखना। अब ये 3 चीज़ें कौन सी हैं? ये हैं कार्य, आयु, लिंग। मतलब जब भी हम देखिए ये क्वेश्चन आया हुआ है कि जब भी हम आहार नियोजन या आहार फूड प्लानिंग कर रहे हैं तो हम उसके कार्य को देखेंगे, हम उसकी आयु को देखेंगे, हम उसके लिंग को देखेंगे। क्या क्या? कार्य, लिंग, आयु। इन तीनों चीज़ों को देखकर उसके बाद क्या करेंगे? हम फूड प्लानिंग करेंगे या आहार नियोजन करेंगे। कौन कौन सी 3 चीज़ों को देखेंगे? क्या? आयु, लिंग, कार्य। इन 3 चीज़ों को ध्यान में रखकर उसके बाद आहार नियोजन किया जाता है। तो ये क्या हो गया? आहार नियोजन को इन 3 चीज़ों को रखकर हम ध्यान मतलब फूड प्लानिंग करेंगे। और क्या होगा कि आहार नियोजन क्या है? कला और विज्ञान दोनों है। कला और विज्ञान का मिश्रण है। अब ये आहार नियोजन कला और विज्ञान का मिश्रण है। जैसे कि हमने बताया कि कोई 10 साल से काम कर रहा है किचन का काम कर रहा है, उसको ले लीजिए। और कोई जो है सिर्फ 2 साल से काम कर रहा है या 1 साल से काम कर रहा है, उसको ले लीजिए। तो ये कला है कि वही कार्य को आप उतने घंटे में कर रहे हैं। लेकिन क्या है, ऐसा नहीं है कि आप मतलब उस तरीके से आप कार्य को कर रहे हैं। तो उसमें आप देखिए जो स्टार्टिंग में कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं कि रोटी बेल रहे हैं और बहुत टेढ़ी मेढ़ी बेल दे रहे हैं, उनसे रोटी बनी नहीं रही है गोल। क्यों? क्योंकि ये कला है। आप करते करते उसको सीखेंगे। आर्ट ही तो है, आप उसको करते करते सीखेंगे। आप देखिए कोई सब्जी काटते हैं, जो देखिए हलवाई लोग होते हैं जो आप खाना बनाते रहते हैं, वो सब्जी कितनी जल्दी खटाखट इस तरीके से काट डालते हैं। लेकिन क्या हम और आप इस तरीके से कर सकते हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर वो कला है, वो इतने दिनों से वो कार्य को करते आ रहे हैं। तो ये क्या है? ये क्या है? आहार नियोजन ये कला और विज्ञान मतलब भोजन बनाना क्या है? ये कला और विज्ञान दोनों है। विज्ञान मतलब कैसा कि हमने इसको बताया कि हम कोई भी चीज़ बना रहे हैं उसको किस तरीके से बनाएं। अब हमको ज्ञान ही नहीं है कि सब्जी जो है इस तरीके से बनाए कि जिससे उसकी, अब हमको ज्ञान नहीं है कि इस व्यक्ति को तला भुना दे बहुत ज़्यादा मतलब इस टाइम भी पूड़ी पराठा बना दे रहे हैं, मॉर्निंग टाइम और इवनिंग टाइम हर टाइम पूड़ी पराठा यही सब बना दे रहे हैं। तो क्या ये नुकसान ही तो करेगा? मतलब हमारे अंदर ये मतलब जो आहार नियोजन की ये प्लानिंग कर रहे हैं उनके अंदर ये ज्ञान होना ज़रूरी होता है कि हर टाइम तली भुनी बहुत आयली चीज़ें जो है वो नहीं खाई जा सकती। अगर ज़्यादा खाएंगे तो उससे 1000 बीमारियां आएंगी। व्यक्ति जो है बहुत मोटा हो जाएगा, बहुत पूरा हाथ वगैरह देखेंगे पूरा गाल वगैरह सब निकल आएगा। क्या है? एकदम बहुत मोटे से हो जाएंगे। और जब मोटे होंगे तो वो क्या होंगे? खुद एक बीमारी का घर हो जाएंगे। तो हम जब भोजन बना रहे हैं किस तरीके से हम मतलब प्लानिंग कर रहे हैं, किस तरीके से दें कि उसकी पौष्टिकता बरकरार रहे, वो समाप्त ना हो। तो ये क्या है कि अब हर टाइम अब कोई भी सब्जी बना दे रहे हैं, अरे चलो ठीक है उसमें क्रीम वगैरह डालते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। अब देखते हैं ना कि जो मतलब क्रीम वगैरह डाली जाती है सब्जी में तो वो बहुत अच्छा लगता है। तो अच्छा लगता है इसका मतलब क्या है कि वो खाया जाए, क्या वो शरीर के लिए बहुत अच्छा होता है? नहीं। तो ये सब चीज़ें नुकसान करती हैं। और वैसे भी आप लोगों ने नेक्स्ट क्लास में मतलब आपने पहले पढ़ा है कि अब खाना मतलब इतना आसान हो गया है उपलब्ध कराना कि आप ऑनलाइन आप भोजन करवा दीजिए, बुक करवा दीजिए। अरे ठीक है खाना बनाने का मन नहीं हो रहा है, चलो हमने फ़ोन कर दिया, अरे ये चीज़ें आ गई। अब कोई दाल चावल रोटी तो मंगवाएगा नहीं, क्या मंगवाएगा? अरे चलो पनीर की सब्ज़ी मंगवाते हैं, पनीर 2 प्याज़ा मंगाते हैं, या तो कुछ रसमलाई वगैरह ऑर्डर कर देते हैं। कोई नॉर्मल तो खाना मंगवाएगा नहीं, चाउमीन मंगवा लेते हैं। मतलब जब जो मन में आया तब मंगवा के अपना ऑर्डर करके खा लो। वो क्या है? वो शरीर को नुकसान ही तो पहुंचा रहा है। तो इस सब ये क्या है? ये ज्ञान है। हमारे अंदर ज्ञान का होना इसके लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो कला और विज्ञान का मिश्रण है। उसके बाद क्या है कि जैसे कि हम लोगों को ये पता होनी चाहिए कि हम लोग कैसे
अब जिससे बहुत तला भुना खाएंगे नुकसान करेगा। लेकिन सबसे ज़्यादा पौष्टिकता किस में बरकरार रहती है? जो हम लोग उबले हुए भोजन करते हैं, जो भाप से पकाए जाते हैं, जो भाप द्वारा पकाए हुए भोजन होते हैं, वो क्या होते हैं, उसमें पौष्टिकता बरकरार होती है और उसमें जो है ज़्यादा पौष्टिकता रहती है जो भाप द्वारा पकाए जाते हैं। अगर अब जैसे आप कोई चीज़ बॉयल कर दीजिए, जैसे लौकी को आप बॉयल कर दीजिए, करने के बाद वो हल्का सा पक जाए, क्या करिए, जो उसमें पानी बचा है उसको उठा के फेंक दीजिए। क्या उसमें पौष्टिकता रह गई? नहीं ना। तो ये क्या है, इसका ज्ञान होना बहुत जरूरी होता है, किस तरीके से हम भोजन को बनाएं जिससे उसकी पौष्टिकता समाप्त ना हो, वो बरकरार रहे। ये क्या हो गया, आहार नियोजन कला और विज्ञान दोनों है। हम किन चीज़ों के साथ क्या खाएं इसका ज्ञान होना चाहिए। हम किन चीज़ों के साथ क्या खाएं। जैसे कि हम लोगों को पता है कि दूध के साथ जो है वो नमक नहीं खाया जाता है, और क्या हमेशा डेली जो है वो मलाई नहीं खा सकते हैं आप, और क्या है कि रात में बहुत ज़्यादा भोजन आप एकदम भर के कर लीजिए, 12 बजे आप खा लीजिए, और क्या है कि मतलब काफ़ी चीज़ें ऐसे हैं कि जिसके साथ वो दोनों चीज़ें आपस में दोनों नहीं खानी चाहिए। क्यों? क्योंकि वो नुकसान करेंगी। तो हम किन चीज़ों के साथ क्या खाएँ इसका ज्ञान होना चाहिए। और क्या कि कम पैसे में अच्छे से खाना बना लेना एक कला है ना। कम पैसे में अच्छे से खाना बना लेना एक कला है। उसके बाद आहार नियोजन करते समय किसका, खाद्य समूह के बारे में ज्ञान होना चाहिए। आहार नियोजन करते समय क्या है कि आहार नियोजन करते समय किसके बारे में, खाद्य समूह के बारे में, खाद्य समूह के बारे में ज्ञान होना चाहिए। और इसमें कुछ पॉइंट नोट करिए कि आहार नियोजन क्या है। हमने जैसा कि पढ़ा कि आहार नियोजन क्या है, आहार नियोजन एक कला है। आहार नियोजन एक कला है। मनुष्य की मूलभूत आवश्यकताओं में मनुष्य की मूलभूत आवश्यकताओं में क्या होता है कि मनुष्य की मूलभूत आवश्यकताओं में से आहार और उत्तम स्वास्थ्य के लिए पौष्टिक सुरक्षित और संतुलित आहार, पौष्टिक सुरक्षित और संतुलित आहार लेना अनिवार्य है। अर्थात क्या है कि अपने आहार को, अपने आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए अच्छे से अच्छा, पौष्टिक से पौष्टिक, बढ़िया से बढ़िया भोजन करना चाहिए।
मतलब कर सकते हैं। अब ये नहीं कि हमारी आवश्यकता है तो हम चाहे जिस तरीके से उसको बना के खाएं, नहीं, उसको इस तरीके से बनाइए कि जो अच्छा लगे, जो आपके टेस्ट को, आपके स्वाद को बढ़िया लगे, आपके वो स्वाद में क्या है बढ़िया हो। तो ये क्या है, ये आहार नियोजन के बारे में है। और क्या होता है कि सीमित साधन, और लिखिए सीमित साधन, समय, क्या है, समय, धन, शक्ति, इन तीनों की शक्ति को ध्यान में रखते हुए आहार प्रबंधन या आहार प्रबंधन करना चाहिए। परिवार की रुचि व अरुचि को ध्यान में रखकर आहार प्रबंधन करना चाहिए। परिवार की रुचि और अरुचि को ध्यान में रखकर आहार प्रबंधन करना चाहिए। तो ये सब चीज़ें हैं। और आगे देखते हैं कि पाक क्रिया का ज्ञान आहार नियोजन के लिए होना चाहिए। जैसे कि हम ये जानते हैं कि आहार नियोजन हम कैसे कर रहे हैं, आपको वो बनाने का, आपको पकाने का वो सही तरीके से आपको ज्ञान है तो आहार नियोजन करना चाहिए। चलिए ठीक है, इसके आगे देखते हैं। और क्या अभी तक हमने क्या पढ़ाया हम लोगों ने कि ये क्या है कि क्या है पाक क्रिया का ज्ञान होना आहार नियोजन के लिए। ये पाक क्रिया का ज्ञान होना, पाक क्रिया का ज्ञान होना आहार नियोजन के लिए आवश्यक है, आहार नियोजन एक विज्ञान है। आहार नियोजन एक विज्ञान है। और क्या, आहार में विविधता होनी चाहिए, आहार में विविधता। अब इसका मतलब क्या होता है, जब हम फूड प्लानिंग कर रहे हो तो उसमें क्या है कि उसमें विविधता होनी चाहिए। अब आप क्या है आहार नियोजन कर रहे हैं तो अब क्या है, मॉर्निंग में भी आप वही रोटी सब्जी, दोपहर में रोटी सब्जी, शाम को रोटी सब्जी, मतलब हर टाइम क्या है सिर्फ वही एक ही रोटी सब्जी, दाल चावल यही सब दीजिए। तो क्या है, इसमें और भी तरीके की सब्जियां आती हैं, कई तरीके की सब्जियां हैं मार्केट में उपलब्ध हैं, और भी कई तरीके से आप उसको बना सकते हैं। आप कभी देखिए, कभी आप रोटी बना रहे हैं, मान लीजिए ऑयली नहीं बनाना चाहते हैं तो भी बहुत से तरीके हैं उसको हेल्दी और क्या है, हेल्दी और मतलब बहुत हेल्दी और स्वादिष्ट बनाने के। आप अगर आपको ज्ञान है, बनाने का तरीका है, तो आप उसको कई तरीके से बना सकते हैं। अब जैसे कोई व्यक्ति है जैसे आप ड्राई फ्रूट लीजिए कि आपको नहीं पसंद आ रहा है तो आप गुड़ के लड्डू में उसको बांध कर आप बना सकते हैं उसको खाने के लिए। कोई बादाम नहीं खाता, कोई ऐसे मखाना नहीं खा पा रहा है जो लावा होता है मखाना, तो उसको क्या करिए कि अगर उसको रोस्ट करने के बाद उसको गुड़ में लपेट के आप उसको खाइए। मतलब खाने के बहुत से तरीके हैं। अब आप खाना बना रहे हैं, सब्जी बना रहे हैं, तो कभी आप लौकी की सब्जी बना लीजिए, कभी आप हल्का सा लौकी को अलग तरीके से आप उसको अलग तरीके से कम मसाला वगैरह से बना सकते हैं, कम मसाले डालकर बना सकते हैं। कोई जरूरी नहीं बहुत तला भुना बनाएंगे तो ही वो टेस्ट में अच्छा होगा, ऐसा नहीं है। तो क्या है कि आहार में विविधता हो। जैसे आप रोटी बना रहे हैं, कभी आप उसमें थोड़ा सा बेसन मिलाकर बना लीजिए, थोड़ा सा उसका टेस्ट चेंज हो जाएगा। कभी हल्का सा उसमें और भी सत्तू वगैरह डालकर आप उसको हल्का सा भर कर बना लीजिए, मत सेकिए, तो इससे क्या है उसका टेस्ट बदल जाएगा और आपको क्या है वो पौष्टिक ही तो है, आप उसको मतलब अपने आहार में ले सकते हैं। आप इडली वगैरह बना लीजिए, इडली बहुत तली भुनी थोड़ी ना होती है। आप सूजी वाली इडली बना लीजिए, उसको खाइए। मतलब कई तरीके हैं मतलब भोजन करने के,
भोजन करने के आहार मतलब भोजन बनाने के कई तरीके हैं, लेकिन क्या है कि एक ही भोजन अगर हर व्यक्ति किसी को एक ही तरीके का खाना हर टाइम दिया जा रहा है, हर टाइम उसको बस एक ही आहार दिया जा रहा है, तो क्या है उसका मन जो है वो ऊब जाएगा, वो उस चीज़ को खाना पसंद नहीं करेगा। तो ये क्या है, आहार में विविधता हो। और क्या है कि मनोवैज्ञानिक पहलू पर ध्यान रखना चाहिए। मनोवैज्ञानिक पहलू पर ध्यान रखना चाहिए। अर्थात क्या है कि कई तरीके से जब आप खाना खाएंगे तो आपको मानसिक संतुष्टि मिलेगी, आप सेटिस्फाई रहेंगे। आप क्या है वही उबाऊ खाना खाएंगे, आपका पेट भी नहीं भर रहा है, आपको अच्छा भी नहीं लग रहा है, तो इससे क्या है आपको मानसिक संतुष्टि नहीं मिलेगी। तो मनोवैज्ञानिक पहलू पर ध्यान देना चाहिए। अब क्या देखते हैं कि आहार नियोजन के लाभ क्या है। जब आप फूड प्लानिंग करते हैं तो इसके लाभ क्या हैं। नियोजन के लाभ। अब इसके लाभ क्या हैं। पैसे की बचत, परिवार में रहने वालों लोगों की आवश्यकता पूरी होगी। आवश्यकता पूरी होगी। और क्या है कि आपको मानसिक तृप्ति मिलेगी। और क्या कि संसाधन की बचत होगी। अब इस संसाधन में कौन कौन से, ये सब हम लोग आगे समझ चुके हैं। अब ये संसाधन में कौन संसाधन है कि कौन कौन से, धन, समय और शक्ति। मतलब आप काम को इस तरीके से करिए, आप इस तरीके से आप प्लानिंग करके आप भोजन बनाएंगे तो क्या होगा कि धन, समय, शक्ति की बचत होगी। मतलब आप उसी हिसाब से आप जैसे मतलब सबको पसंद आ जाए, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि हम इस चीज़ को बनाएं, इसको सब लोग खा लेंगे और क्या है कि पौष्टिक भी है। तो आपका क्या है कि इस तरीके से बनाएंगे तो आपका समय भी बचेगा, पैसे भी बचेंगे। कोई कह रहा है कि हम लौकी की सब्ज़ी नहीं खाएंगे, कोई कह रहा है कि नहीं हम कद्दू की सब्ज़ी नहीं खाएंगे। तो मतलब इस तरीके से आप अलग अलग कई तरीके के सबके मन का बनाएंगे तो उसमें क्या है, धन भी ज़्यादा लगेगा, कई तरीके की सब्जियां लग जाएंगी, समय भी ज़्यादा लगेगा और शक्ति भी, आपका श्रम भी जो है वो भी ज़्यादा लगेगा। तो संसाधन की बचत होगी। और क्या है कि परिवार में रहने वाले लोगों की आवश्यकता पूरी होगी। आप अगर इसको अच्छे से प्लानिंग करके भोजन बनाएंगे कि किसको कितनी कितनी प्रोटीन की आवश्यकता है, कितनी कार्बोज की आवश्यकता है, कितनी मिनरल्स की आवश्यकता है। कभी कभी देखिए कि कुछ व्यक्ति होते हैं उनमें प्रोटीन की कमी होती है, कुछ व्यक्ति होंगे उसमें विटामिन डी की कमी है, कोई व्यक्ति है तो उसमें क्या है कि उसका प्लेटलेट्स वगैरह कम है। तो आप उसी हिसाब से आप मतलब सबके हिसाब से आप सोच के अगर डाइट प्लान करेंगे तो क्या होगा कि आप अगर परिवार में रहने वाले लोगों की आवश्यकताएं जो होती हैं, अगर आप आहार नियोजन कर रहे हैं तो इससे क्या है, सबकी आवश्यकता जो है वो पूरी होगी, संसाधन की बचत होगी। और क्या है कि आकर्षण बढ़ेगा खाने के प्रति। अगर आप बहुत सोच समझ के खाना बनाएंगे तो खाने के प्रति क्या होगा, आकर्षण बढ़ेगा। अब देखते हैं कि आहार नियोजन के प्रमुख आधार हमने देखा कि शारीरिक आधार, लिंग, आयु, ये 3 थे। और आगे देखते हैं आहार नियोजन को प्रभावित करने वाले कारक। आहार नियोजन को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। आहार नियोजन को प्रभावित करने वाले कारक।
अब क्या होता है कि मौसम के अनुसार आहार नियोजन करना। मौसम के अनुसार आहार नियोजन करना चाहिए। आहार नियोजन करना। मौसम में मिलने वाली जो मौसम के अनुसार मिलने वाली सब्जी होती है, मौसम क्या है, मौसम में मिलने वाली वस्तु का प्रयोग करने से सस्ती और स्वस्थ मिलती हैं। प्रयोग करने से सस्ती एवं स्वस्थ मिलती है। और क्या है, परिवार के सदस्यों की शारीरिक मांग। अब परिवार के सदस्य जो हैं, जितने भी सदस्य हैं, उनकी शारीरिक डिमांड कितनी है कि हमको इतनी कैलोरी चाहिए, हमको सिर्फ 2000 कैलोरी चाहिए, हमको 1000 चाहिए, हमको 500 कैलोरी चाहिए। मतलब क्या है कि जिस हिसाब से जिसकी शारीरिक डिमांड है उसी हिसाब से उसी हिसाब से करनी चाहिए आहार नियोजन। परिवार के सदस्यों की शारीरिक मांग। और क्या है कि रुचि, सदस्यों की संख्या, ये भी निर्भर करता है कि परिवार में सदस्य कितने हैं, सदस्यों की संख्या। परिवार की संरचना, समय शक्ति की उपलब्धता, समय शक्ति की उपलब्धता। कार्य का क्षेत्र। अब ये कार्य का क्षेत्र, ये क्या है, कार्य का क्षेत्र कैसा हो, ये भी बहुत मायने रखता है काम आहार नियोजन को प्रभाव डालने के लिए। कैसे कि हम भोजन बना रहे हैं और कार्य का क्षेत्र क्या है कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी है, या बहुत ऊपर जो सिंक जो है कोई वहाँ पर उपलब्ध ही नहीं है, बर्तन धुलने का स्थान नहीं है। और क्या है कि काम जो रैक वगैरह होती है वो क्या है कि अलमारी वगैरह सब बहुत ऊपर है, जो भी सामान उतारना हो रहा है बहुत मुश्किल से। काफ़ी चीज़ें होती हैं कि अगर हमको काम को करने में आसानी है तो इससे अगर आसानी है तो वो कार्य जो है बहुत अच्छे से हो जाएंगे। लेकिन अगर आप वही कार्य कर रहे हैं और वहाँ पर जो कार्य को करने वाली कई बाधाएं हैं कि आप उस कार्य को सही तरीके से नहीं कर रहे हैं। अब जैसे यही है, हम आपको पढ़ा रहे हैं, यहाँ पर लाइट ना होती तो क्या हम पढ़ा पाते, या तो मेरे पास मार्कर ना होता तो हम पढ़ा पाते, बोर्ड ना होता तो हम पढ़ा पाते, या अभी यही है कि बहुत धूप होती यहाँ पर और गर्मी लग रही होती, क्या हम इतने अच्छे तरीके से पढ़ा पाते। तो ये क्या है कि कार्य का क्षेत्र कैसा हो, कार्य का क्षेत्र कैसा है, क्या है कि कार्य का क्षेत्र कैसा है। अगर कार्य क्षेत्र जो है वो सुविधाजनक है तो कार्य करने में आसानी होगी। और नेक्स्ट क्या है कि मनोवैज्ञानिक कारण, मनोवैज्ञानिक कारण। जैसे कि मनोवैज्ञानिक कारण कि हर खाने में आप क्रीम नहीं डालना चाहिए, वो भी नुकसान करेगा। आप चावल को धुल रहे हैं, सब्जी को धुल रहे हैं, बहुत रगड़ के धुल दे रहे हैं। साग बना रहे हैं अगर कोई तो क्या है बहुत ज़्यादा उसको जला दे रहे हैं, भून दे रहे हैं कि सारा सब कुछ उसका तत्व समाप्त हो जा रहा है। या उसको अगर आप पालक बना रहे हैं उसको बॉयल करके पानी को उठाकर फेंक दे रहे हैं। तो ये क्या है, ये क्या है, मनोवैज्ञानिक कारण हो गए। उसके बाद क्या है कि पोषक तत्वों की रक्षा। तो इसी तरीके से आप अपने इस ज्ञान से पोषक तत्वों की रक्षा कर सकते हैं, तत्वों की रक्षा। सामाजिक कारण,
और क्या है सामाजिक कारण और आदतें। कुछ आदत भी क्या करते हैं, आहार नियोजन को प्रभावित करते हैं। अब क्या देखते हैं कि आहार नियोजन के सिद्धांत। आहार नियोजन करते समय किन किन बिंदु पर ध्यान रखना चाहिए। आहार नियोजन के सिद्धांत। तो आहार नियोजन करते समय हम किन किन बिंदु पर ध्यान रखना चाहिए, इसको देखते हैं कि जो प्रत्येक सदस्य की दैनिक प्रस्तावित भोज्य तत्वों की आवश्यकता, प्रत्येक सदस्य की दैनिक प्रस्तावित भोज्य तत्वों की आवश्यकता की पूर्ति हो। जो भी दैनिक आवश्यकताएं होती हैं, परिवार में जो भी प्रत्येक सदस्य हैं उनकी जो दैनिक आवश्यकता होती है, जितनी नीड है उनकी जो भी पोषक तत्व होते हैं उनकी नीड है, वो आवश्यकता जो है वो पूरी हो। ये क्या है, आहार नियोजन के सिद्धांत हैं। और क्या है कि परिवार की आय के आधार पर, जैसे कि परिवार की आय के आधार पर जिस तरीके का आपके मतलब वहाँ पर इनकम है, इतनी आय आ रही है, उसी हिसाब से ये भी क्या होते हैं कि ये भी सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं। ये भी इन बिंदु का ध्यान देना चाहिए कि वहाँ पर परिवार की आय कितनी आ रही है। आप जो है रेगुलर पनीर बना रहे हैं, अब क्या है पैसे भी तो होने चाहिए, वहाँ पर आय है ही नहीं और आप उस हिसाब से आहार प्लानिंग कर रहे हैं, फूड प्लानिंग कर रहे हैं, तो वो कहाँ से संभव है। तो परिवार की आय के आधार पर आहार योजना बनाना, परिवार की आधार पर क्या आहार योजना बनाना। अर्थात क्या है, अर्थात उपलब्ध धन का सर्वोत्तम तरीके से प्रयोग करना। मतलब जो भी पैसे आपके पास हैं उसका प्रयोग आप बहुत अच्छे तरीके से, सबसे उत्तम तरीके से प्रयोग करना। उसके बाद है कि भोजन की उचित खरीदारी। आप जो भी सामान खरीद रहे हैं उसको सही तरीके से खरीदिए, वो बहुत ज़्यादा सड़े गले ना लेके आइए आप। तो मतलब आप जिस तरीके से जो भी सामान खरीद रहे हैं वो उचित तरीके से खरीदिए। आप मौसम के अनुसार खरीदिए कि जिस समय जिस चीज़ का मौसम है आप उसको लेंगे तो आपको वो सामान सस्ते मिलेंगे, और आप मौसम निकलने के बाद लेंगे तो वो सामान आपको महंगे मिलेंगे। तो क्या है कि भोजन की उचित खरीदारी पकाने और परोसने में सहायता करना, परोसने में सहायता करना। और क्या है, साधनों की बचत करना। और क्या है कि समय शक्ति, और क्या है कि समय शक्ति धन, ये सब की बचत करना। किसका, शक्ति धन की बचत करना। और मौसम भी क्या करते हैं, मौसम का भी ध्यान रखना चाहिए। और क्या करना चाहिए कि
आहार का समय निश्चित हो। एक दिन को एक इकाई के रूप में देखना चाहिए। एक दिन को एक इकाई के रूप में देखना। और क्या है कि भोजन परोसने की विधियाँ, भोजन परोसने की विधियाँ, ये सब क्या है, इसके महत्वपूर्ण बिंदु हैं, इन सब पर ध्यान देना चाहिए। और क्या है कि आर्थिक स्थिति, मतलब आर्थिक स्थिति कैसी है उस हिसाब से आहार प्लानिंग करनी चाहिए। आर्थिक स्थिति। और क्या है कि नियोजन में लचीलापन, नियोजन में लचीलापन। और क्या हो सकता है कि नियोजन में विभिन्नता लाना, नियोजन में विभिन्नता लाना। और क्या है, भोज्य पदार्थों की बनावट में अंतर। जैसे कि नियोजन में विभिन्नता लाना, इसके अंतर्गत है कि पाक विधि में अंतर। पहला, पाक विधि में अंतर। और दूसरा क्या है कि भोज्य पदार्थों की बनावट में विभिन्नता लाकर भोज्य पदार्थों की बनावट में विभिन्नता लाकर। और क्या, रंगों में विभिन्नता, रंगों में विभिन्नता। अब देखते हैं कि समय, शक्ति, धन की बचत करना, मतलब इन तीनों जो भी व्यवस्थापन है कि हमारा समय कम लगे और हमारा श्रम जो है वो भी कम लगे और पैसे भी कम लगे। और क्या है, मौसम के अनुसार जो भी आप, ये भी क्या, मौसम भी जो क्या करता है कि आहार नियोजन पर ये भी प्रभाव डालता है। क्यों? क्योंकि मौसम को ध्यान में रखते हुए भोजन को बनाना चाहिए। और क्या, आहार का निश्चित समय हो। कोई भी आप खाना मतलब दे रहे हैं, या तो खाना खाने का समय ये निश्चित होना चाहिए। ये नहीं कि जब मन में आए तब खा लिया, तो ये एक निश्चित समय पर ये सब चीज़ें होनी चाहिए। और क्या है, भोजन परोसने की विधियाँ। अब भोजन परोसने की कई विधियाँ होती हैं, उन सब विधियों को देखना चाहिए कि भोजन परोसने की विधियों को देखना चाहिए। और जैसे कि आप भोजन परोस रहे हैं और क्या है, उसको कई तरीके से आप परोसिए। आप देखिए, कोई शादी वगैरह में जाते हैं तो एक प्लेट लेते हैं, उसी में क्या करते हैं कि मीठा भी रख लिया, उसी में रायता भी रख लिया, उसी में पुलाव डाल दिया, उसी में कचौड़ी वगैरह रख लिया, उसी में पापड़ रख लिए, सारी चीज़ें रख लिए। क्या वो रायते का टेस्ट मिलेगा आपको? उसी में जो हरी सब्जी है उसका, मतलब आप इस तरीके से परोसिए कि वो खाना जो है वो भोजन देखने में अच्छा लगे और देखकर उसकी आकर्षण बढ़ जाए, मतलब देखकर खाने का मन हो। तो ये भी एक तरीके से, ये भी एक कला है। भोजन को परोसना ये भी क्या है, एक कला है। आप देखते होंगे कि जो सलाद वगैरह होते हैं, उसको सलाद को कितने अच्छे से सजा के डेकोरेट करके रखते हैं। क्यों? क्योंकि ये भी एक कला है, किस तरीके से भोजन को परोसा जाए। आप अलग अलग कटोरी में उस तरीके से उसको, प्लेट है और भी चीज़ बर्तन आते हैं, उसको उस तरीके से आप डेकोरेट करिए। आप देखिए, आप सिर्फ सजाने के लिए अगर मतलब कोई खीर वगैरह मतलब है तो उसमें जो भी स्वीट डिश है उसमें देखिए कि ड्राई फ्रूट वगैरह कितने अच्छे से डेकोरेट किया जाता है। आप सलाद वगैरह को देखिए कितने अच्छे से सजाते हैं उसको। तो ये क्या है, ये भी एक कला है। तो मतलब उसकी कई विधियां होती हैं उस तरीके से भोजन को परोसना। आर्थिक स्थिति भी इसके लिए मायने रखती है। नियोजन में लचीलापन, मतलब आप जो ये प्लानिंग किए हुए हैं आहार नियोजन की, इसमें लचीलापन होना चाहिए। ये नहीं कि एकदम फिक्स हो गया है कि इस टाइम हम यही बनाएंगे या बना रहे हैं, तो अगर कोई सिचुएशन भी आ गई तो इसमें हम इसको बदलेंगे नहीं। आप चाहे जो भी प्लानिंग करिए, चाहे आहार की प्लानिंग कर रहे हैं, चाहे जिस चीज़ की प्लानिंग कर रहे हैं आप, तो क्या करेंगे, उसमें लचीलापन होना चाहिए, वो फिक्स नहीं होना चाहिए, उसमें लचीलापन होना चाहिए। यानी नियोजन में लचीलापन, नियोजन में विभिन्नता लाना, उसमें विभिन्नता लाना चाहिए। और जैसे पाक विधि में अंतर, जैसे कि क्या है, कभी पाक विधि में अंतर, कभी आप उसको तल कर बना रहे हैं, कभी उसको बॉयल करके बना लीजिए, कभी उसको सेक कर बना लीजिए।
मतलब बहुत बहुत तरीके से बनाया जा सकता है। उसको आप ड्राई रोस्ट कर लीजिए। पाक विधि में अंतर कि आप कई तरीके से आप उस चीज़ को, कोई ज़रूरी नहीं है कि रेगुलर आप सेक कर बनाइए। कभी आप हल्का सा तेल वगैरह लगा के बना लीजिए। कभी इडली वगैरह अगर आपको उसको बहुत ज़्यादा इस तरीके से नहीं तली भुनी चीज़ें खानी है, तली चीज़ें नहीं खानी है, तो आप उसको इडली वगैरह बना के दे दीजिए, उसको हल्का सा भाप लगा के पका दीजिए। तो इस तरीके से कई डिश आती हैं जिससे उसमें परिवर्तन किया जा सकता है। तो ये क्या है, पाक विधि में अंतर, भोज्य पदार्थों की बनावट में अंतर। आप देखिए कि जो पराठा वगैरह बनाया जाता है वो अगर आप रोटी के आकार का बना दीजिए और उसको सेक दीजिए, रोटी के आकार का आप बनाइए और उसको सेक दीजिए, तो मतलब उसमें उतना अंतर नहीं आएगा। लेकिन अगर आप उसको देखिए, पराठे को इस तरीके से बनाते हैं, पराठे को ऐसे बना लेते हैं, तो ये उसका जैसे लगता है कि हाँ ये पराठा है, दिखने में भी अच्छा लग रहा है। तो उसकी भोज्य पदार्थों की बनावट में विभिन्नता लाकर और रंगों में भी विभिन्नता, तो इस तरीके से आप, ये क्या है कि आहार नियोजन के सिद्धांत के अंतर्गत आता है। अब हम लोग क्या देखेंगे, नेक्स्ट क्या है कि उपचारात्मक आहार। ये क्या होता है? उपचारात्मक आहार किसके लिए होता है? इससे तात्पर्य होता है कि जो मतलब कोई व्यक्ति किसी चीज़ का रोगी है, रोग है किसी के अंदर, तो भी क्या है, उसके लिए उपचारात्मक आहार दिया जाता है। उपचारात्मक आहार क्या होते हैं कि कोई रोगी के लिए वो प्लानिंग की जाती है। उपचारात्मक आहार, ये क्या होता है कि उपचारात्मक आहार से तात्पर्य, इससे तात्पर्य क्या है कि इससे तात्पर्य होता है किसी व्यक्ति को उसकी रुग्ण अवस्था में दिया जाता है, अवस्था में दिया जाता है। जब कोई व्यक्ति क्या है कि जब कोई व्यक्ति बीमार होता है तो उसे क्या होता है कि जब कोई व्यक्ति बीमार होता है तो उसे ऐसे आहार की आवश्यकता होती है कि आवश्यकता होती है, जो सामान्य भोजन की श्रेणी में नहीं आता है, जो सामान्य भोजन की श्रेणी में नहीं आता। बल्कि क्या होता है कि सामान्य भोजन की श्रेणी में नहीं आता, बल्कि इस आहार में ऐसे तत्वों का समावेश होता है, इस ऐसे तत्वों का समावेश होता है जो उस व्यक्ति की संबंधित बीमारी में निदान का कार्य करते हैं, संबंधित बीमारी में क्या करते हैं, निदान का कार्य करते हैं, तो ये उपचारात्मक आहार क्या होता है? ये आहार जो है ये रोगी के लिए की गई प्लानिंग होती है, रोगी के लिए ये बनाई जाती है, और उसको जिस चीज़ से एलर्जी हो या उसको
क्या होता है कि उसको जिस चीज़ से एलर्जी हो उसको ध्यान में रखकर, अगर वो कोई उसको बहुत मतलब फैट की अधिकता, कैलोरी उसको बहुत ज़्यादा बर्न करना है, मतलब काफ़ी चीज़ें होती हैं, कई रोग होते हैं। आप डायबिटिक पेशेंट के लिए आप मतलब कर रहे हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा मतलब मीठा ना हो, तो ये सब चीज़ें क्या होती हैं कि एक रोगी के व्यक्ति को ध्यान में रखकर बनाया जाता है। और ये किसके लिए, ये सामान्य भोजन की तरह सामान्य भोजन की श्रेणी में नहीं आता है, क्योंकि किसके लिए तैयार किया जा रहा है, ये एक रोगी के लिए तैयारी की जाती है, मतलब रोगी के लिए इसकी प्लानिंग की जा रही है। तो ये क्या है, ये इससे तात्पर्य है कि किसी व्यक्ति को उसकी रुग्ण अवस्था में दिया जाता है। जब कोई व्यक्ति बीमार होता है तो उसे ऐसे आहार की आवश्यकता होती है। जब कोई व्यक्ति बीमार है, उसको कोई लीवर से दिक्कत है, उसको कोई एलर्जी है, तो काफ़ी चीज़ें होती हैं उसको होती है, तो सामान्य भोजन की श्रेणी में ये क्या होता है, ये नहीं आता है, बल्कि इस आहार में ऐसे तत्वों का समावेश होता है जो उस व्यक्ति की संबंधित बीमारी के निदान में कार्य करता है। ये क्या हो गए, उपचारात्मक आहार हो गए। ये क्या होता है, ये रोग के अनुसार, लिंग के अनुसार और आय के अनुसार ये भी होते हैं। और आगे क्या देखते हैं कि फूड पिरामिड। ये फूड पिरामिड क्या होता है, फूड पिरामिड। तो फूड पिरामिड क्या होता है, इसको देखते हैं। ये इस तरीके से ये बना होता है। तो ये जो है, ये फिगर में देखिए बना हुआ है कि फूड पिरामिड क्या होता है। ये संतुलित आहार में क्या होती है कि 2000 कैलोरी दी जाती है। क्या होती है, 2000 कैलोरी चाहिए होती है एक संतुलित आहार में। ये फूड पिरामिड जो होता है, इसमें ये फूड पिरामिड के अंतर्गत क्या होता है कि 2000 कैलोरी ये चाहिए होती है। और किस आहार में, संतुलित आहार में। हमें क्या होता है, हमें सबसे ज़्यादा क्या चाहिए होता है, हमें सबसे ज़्यादा क्या चाहिए होता है, अपनी डाइट में सब्जियां रखनी होती हैं। अपनी डाइट में क्या रखेंगे, सब्जियां रखेंगे। देखिए फिगर बना है, यहाँ पर क्या रहेगा, ये सब्जियां रहेंगी। ये सब्जी यहाँ पर जो भी हरी सब्जियां रहेंगी, पालक रहेगा, कद्दू रहेगा, लौकी रहेगा, तो ये क्या है, अपनी डाइट में यहाँ पर सब्जियां रहेंगी। हमें सबसे ज़्यादा अपनी डाइट में सब्जियां रखनी होती हैं। और कितने ग्राम पर डे, कितने ग्राम, 400 ग्राम 400 ग्राम होती है। और फल प्रतिदिन कितना, 100 ग्राम खाना चाहिए। कितना खाना चाहिए, यहाँ पर जो है ये एप्पल वगैरह जितने भी फ्रूट होते हैं, यहाँ पर फल रहेंगे और यहाँ पर सब्जियाँ रहेंगी ना, सब्जियाँ हैं यहाँ पर फल हैं। ये 400 ग्राम है, 400 ग्राम, और ये कितने हैं, ये 100 ग्राम है। तो ये हमें सबसे ज़्यादा अपनी डाइट में क्या चाहिए होता है, सब्जियां चाहिए होती हैं। और पर डे यानी, और फल जो है, और फल प्रतिदिन 100 ग्राम खाना चाहिए। प्रतिदिन फल कितना खाना चाहिए, 100 ग्राम खाना चाहिए। तो सब्जियां ये 400 ग्राम हो गई, फल 100 ग्राम हो गए। देखिए इसको फिर से बनाएं इधर। ये देखिए ये फिगर है ना, इसमें दिया है कि सब्जियां यहाँ पर, सब्जियां ये, और यहाँ पर फल हो गया। ये 400 ग्राम हो गए, ये 100 ग्राम हो गए। और क्या हो गया कि फल जो है वो प्रतिदिन 100 ग्राम खाना चाहिए। अनाज कितने ग्राम हो गए, अनाज कितने खाना चाहिए प्रतिदिन, अनाज प्रतिदिन कितना खाना चाहिए, 250 ग्राम यानी 250 ग्राम लेनी चाहिए। और मिल्क प्रोडक्ट कितने, 300, कितना मिल्क प्रोडक्ट, 300 मिलीग्राम। मिल्क प्रोडक्ट 300।
मिलीग्राम। और क्या कि प्रतिदिन और दालें कितनी लेनी चाहिए? 85 ग्राम प्रतिदिन लेनी चाहिए। और नट्स यानी जो ड्राई फ्रूट होते हैं, नट्स, इसमें क्या हो गए? बादाम हो गया, काजू और भी क्या हो गया? मेवा वगैरह हो गया। ये सब क्या हो गए? ये कितने चाहिए? नट्स जो होते हैं ये 35 ग्राम प्रतिदिन, कितने? 35 ग्राम प्रतिदिन चाहिए होते हैं, प्रतिदिन चाहिए होते हैं। और फैट जो है वो फैट कितने चाहिए होते हैं? फैट जो है 27 ग्राम प्रतिदिन चाहिए होते हैं। तो हमें सब्जियां ज़्यादा अपनी डाइट में सबसे ज़्यादा कितना चाहिए होता है? देखिए पहले का आप देखेंगे तो ये क्या है कि जो पहले का आप फूड पिरामिड देखेंगे उसमें क्या रहता है? फूड पिरामिड में पहले में क्या था, जिसे आप देखेंगे कि उसमें पहले क्या था? कार्बोज वगैरह ज़्यादा लेते थे ना, और इसमें 60 था, 25-25 इस तरीके से 60 था, 30 था, और अन्य जो 30-30 थे, तो इस तरीके से था। लेकिन अब क्या है, हम लोग की डाइट में क्या होगा सबसे ज़्यादा क्या? और जिससे क्या है, कार्बोहाइड्रेट क्या कार्बोज खाने से 1000 बीमारियाँ हो रही हैं ना। तो फैट, क्योंकि हम लोगों का जो है ये डाइट, हमारे खान पान रहन सहन इतने बदल चुके हैं कि इसको बदलना पड़ा। कि सब लोग ये देखिए कि भारत में जो है कि 2 तरीके की बीमारियाँ ज़्यादा हो रही हैं, क्या? अति पोषण और अल्प पोषण, ये दोनों बीमारियों का क्या है जो दोहरा भार उठा रहा है। तो इससे क्या है कि इसमें अब सब्जियाँ कितनी मात्रा में लेनी चाहिए? 400 ग्राम पर डे लेनी चाहिए। कितना? 400 ग्राम। और फल जो है वो 100 ग्राम लेना चाहिए। और क्या है कि अनाज जो है, यहाँ पर क्या रहेगा? अनाज रहेगा, और अनाज में जैसे चावल, गेहूँ और भी जो भी अनाज होते हैं वो सब रहेंगे। तो अनाज कितने रहेंगे? अनाज जो है वो 250 ग्राम रहेंगे, 250 ग्राम। और इसमें क्या रहेगा कि अनाज प्रतिदिन 250 ग्राम होंगे। मिल्क प्रोडक्ट रहेगा, और क्या रहेगा कि मिल्क प्रोडक्ट कितना होगा? 300 मिलीग्राम, 300 मिलीग्राम। और क्या कि दालें जो हैं वो 85 ग्राम रहेंगी, दालें जो है वो 85 ग्राम हैं। और क्या है कि जो अखरोट वगैरह है, जो नट्स है, ये कितना? 35 ग्राम, नट्स 35 ग्राम। और फैट जो है वो 27 ग्राम, फैट जो है ये 27 ग्राम। तो इस तरीके से ये फिगर में बना है। तो ये क्या है? इस तरीके से होना चाहिए फूड पिरामिड। अब इसमें देखेंगे, इसमें सीरियल क्रम लगाने को आता है कि सबसे ज़्यादा आहार में या फूड पिरामिड में सबसे ज़्यादा क्या होता है। तो इसको देख लीजिए, सबसे ज़्यादा क्या रहेगा? सबसे ज़्यादा पहले क्या रहेगा? सब्जी, जो वेजिटेबल्स होंगे वो सबसे ज़्यादा हैं। सब्जी ये कितना होंगे? सब्जियां कितनी हैं? सब्जियां जो है ये 400 ग्राम है, 400 ग्राम। उसके बाद क्या है? उसके बाद है क्या? अनाज। अब अनाज कितना है? ये 250 ग्राम है। उसके बाद क्या है कि फल है। फल कितने हैं? फल जो है ये 100 ग्राम है। उसके बाद क्या है? चौथे नंबर पे, ये 3 हो गए। चौथे नंबर पे क्या है? नट्स। नट्स कितने हैं? 35 ग्राम। नट्स कितने हैं? 35 ग्राम। उसके बाद क्या है कि फैट। अब ये फैट कितने हैं? 27 ग्राम, 27 ग्राम। उसके बाद क्या है कि ये दूध जो है, मिल्क प्रोडक्ट, वो कितना है? वो कितना है? 300 ml, 300 ml। देखिए ये तो कुछ लग रहा है यहाँ पर भूल रहा है। पहले क्या हो गया? सब्जियाँ हो गई। उसके बाद क्या हो गया? अनाज 250 ग्राम हो गए। फिर उसके बाद फल हो गया। फिर उसके बाद क्या हो गया कि फल के बाद क्या हो गए? दालें। दाल कितनी होनी चाहिए? यहाँ पर नोट करिए कि फल के बाद यहाँ पर दाल, दाल कितनी होनी चाहिए? कितना? 85। दाल 85 ग्राम होनी चाहिए।
और ये कितना है, यहाँ पर ये मिल्क है, मिल्क कितना, मिल्क जो है 300 ml होना चाहिए। अब ये देखिए पहले नंबर पे क्या है, सब्जी 400 ग्राम, अनाज 250 ग्राम, उसके बाद फल 100 ग्राम, फिर उसके बाद दाल, जो दालें हैं वो क्या है 85 ग्राम, उसके बाद क्या है कि नट्स जो है वो 35 ग्राम, फैट 27 ग्राम और मिल्क जो है 300 मिलीलीटर। तो इतना होना चाहिए, ये प्रतिदिन का आहार है। और क्या होता है कि अब इसमें जो है कार्बोज को कम कर दिया गया है। किसको कम कर दिया गया है, कार्बोज को कम कर दिया गया है। तो ये फूड पिरामिड में इस तरीके से दिखाया गया है। और देखिए कि खाद्य पिरामिड, जो खाद्य पिरामिड क्या होता है, खाद्य पिरामिड प्रत्येक मूल खाद्य पिरामिड क्या होता है, प्रत्येक मूल खाद्य समूह से प्रतिदिन खाए जाने वाले भोजन की इष्टतम संख्या, भोजन की क्या है कि खाद्य पिरामिड प्रत्येक खाद्य समूह से प्रतिदिन खाए जाने वाले भोजन की इष्टतम संख्या का प्रतिनिधित्व करता है। क्या करता है कि इष्टतम संख्या का प्रतिनिधित्व करता है। और पहला पिरामिड कब दिया गया था, 1974 में स्वीडन, 1974 में कब, स्वीडन में प्रकाशित हुआ था। पहला पिरामिड 1974 में स्वीडन में क्या हुआ था, प्रकाशित हुआ था। संयुक्त राज्य अमेरिका के कृषि विभाग, संयुक्त राज्य अमेरिका के कृषि विभाग द्वारा प्रस्तुत 1992 के पिरामिड को फूड गाइड पिरामिड या ईटिंग राइट पिरामिड कहा गया। क्या कहा गया, ईटिंग पिरामिड कहा गया। तो ये क्या है, ये खाद्य पिरामिड जो अभी हमने बनाया था, हम लोगों ने पढ़ा कि किसकी मात्रा कितने होनी चाहिए। सबसे ज़्यादा क्या है, सब्जियां हैं, उसके बाद क्या है, सब्जियों के बाद क्या थी, पहले सबसे ज़्यादा सब्जी थी, और सब्जी के बाद क्या था, अनाज, फिर फल, फिर दाल, फिर क्या था कि नट्स, फिर फैट, जो भी वसा थे, वसा युक्त पदार्थ होते हैं, वसा थे। उसके बाद क्या था कि मिल्क। तो ये तो क्या था, ये क्या है, खाद्य पिरामिड है। खाद्य पिरामिड प्रत्येक मूल खाद्य समूहों में से प्रतिदिन खाए जाने वाले, जो हम लोग प्रतिदिन खाते हैं, उसमें खाद्य संख्या का क्या करता है, प्रतिनिधित्व करता है। और सबसे पहला खाद्य पिरामिड कहाँ पर, 1974 में स्वीडन में प्रकाशित हुआ था। कहाँ प्रकाशित हुआ था, 1974 में स्वीडन में प्रकाशित हुआ था। संयुक्त राज्य अमेरिका के कृषि विभाग द्वारा प्रस्तुत 1992 के पिरामिड को क्या, फूड गाइड पिरामिड या ईटिंग राइट पिरामिड के नाम से जाना गया, इसे कहा गया। अब क्या देखते हैं, अब नेक्स्ट क्या देखते हैं
रिकमेंडेड, और क्या होता है कि फिजिकल एक्टिविटी ड्यूरेशन फॉर फूड हेल्थ। रिकमेंडेड फिजिकल एक्टिविटी ड्यूरेशन क्या है कि फॉर फूड हेल्थ, फॉर गुड हेल्थ। गुड हेल्थ। तो रिकमेंडेड फिजिकल एक्टिविटी ड्यूरेशन फॉर गुड हेल्थ, यानी अगर हम अच्छा हेल्थ हमें चाहिए तो हमें कौन सी एक्टिविटी करनी चाहिए। अगर हमें हमारा स्वास्थ्य अच्छा चाहिए तो हमें कौन सी एक्टिविटी करनी चाहिए। तो यहाँ पर देखते हैं कि एक्टिविटी लिखेंगे एक तरफ, और ये क्या है, ड्यूरेशन। किसमें, मिनट में। अब एक एक करके इसको समझेंगे। क्या है कि स्लीप यानी सोना, कितना सोना चाहिए, कितना सोना चाहिए, कितने मिनट सोने चाहिए, 480 मिनट। 480 मिनट का मतलब क्या हो गया, यानी 8 घंटे। कितना देर सोना चाहिए, कितना, 480 मिनट सोना चाहिए। और क्या है, काम जो हम लोग वर्क करते हैं वो कितना देर करना चाहिए, वो भी 480 मिनट, यानी कितना, 8 घंटे। फिर जो ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया। अब तीसरे नंबर पे क्या आता है कि घरेलू काम, घर का काम जैसे झाड़ू लगाना, पोछा लगाना या कुकिंग वगैरह करना, कपड़े धुलना। तो ये कितना, इसको कितने मिनट करना चाहिए, इसको 220 मिनट करना चाहिए। फिर पर्सनल समय, खुद के खाने, खुद के पीने के लिए, खुद के लिए वो कितना देना चाहिए। चौथा नंबर है पर्सनल टाइम। इसमें भी देखिए आप लोगों को इसका भी चार्ट दे देंगे, लेकिन ये हम समझाने की वजह से आपको, मतलब एक दिखाने की वजह से, समझाने की वजह से इसको समझा रहे हैं कि सोना कितने मिनट चाहिए, 480 मिनट। काम जो है वो 480 मिनट, और घर का काम जो है 220 मिनट। और पर्सनल टाइम ये कितना देना चाहिए, 180 मिनट देना चाहिए। 100 यानी 3 घंटे। उसके बाद क्या है, ये पर्सनल टाइम कितना देना चाहिए, 180 मिनट देना चाहिए। और फिजिकल एक्टिविटी ये कितना होना चाहिए, ये कितना होना चाहिए एक्टिविटी, फिजिकल एक्टिविटी, यानी योगा हो गया, डांसिंग हो गया, ये सब के लिए कितना समय देना चाहिए, कितना देना चाहिए, एक पूरा 60 मिनट। फिजिकल एक्टिविटी के लिए 60 मिनट देना चाहिए। और टहलने के लिए, साइकिलिंग करने के लिए, तैरने के लिए, यहाँ पर ये 5 नंबर हो गया। छठा नंबर नोट कर लीजिए, ये छठा नंबर है कि तैरना, साइकिलिंग और टहलना, इन सब के लिए कितना मिनट चाहिए, इन सब के लिए 20 मिनट। तो ये क्या है कि ये रिकमेंडेड जो है फिजिकल एक्टिविटी ड्यूरेशन फॉर गुड हेल्थ, एक अच्छे स्वास्थ्य के लिए इस तरीके से जो भी हमारे शरीर की एक्टिविटी होती है उसके लिए क्या टाइम ड्यूरेशन है उसके बारे में दिखाया गया है। ये सोना कितना मिनट चाहिए, 480 मिनट सोना चाहिए। और कितना
काम जो है ये 480 मिनट काम करना चाहिए। घर का काम जो होता है वो घर के काम या घरेलू काम के लिए झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, कपड़ा धुलना और भी सारे घर के कार्य होते हैं वो 220 मिनट के लिए टाइम देना चाहिए। पर्सनल टाइम कितने होने चाहिए, कितने टाइम के लिए, 180 मिनट। फिजिकल एक्टिविटी के लिए 60 मिनट। और क्या है कि साइकिलिंग के लिए, तैरने, टहलना, ये सब के लिए कितना होना चाहिए, 20 मिनट। तो ये क्या है, ये पूरा आहार नियोजन का चैप्टर कंप्लीट होता है। अब आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट डे इसके आगे हम लोग और दूसरा चैप्टर कोई पढ़ेंगे, उसको समाप्त करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।